हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हनुमान जांगीर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं दंगल नंबर 7 आउट ऑफ 9। आपको पता है आपने जो है वो बायोकेम और फिजिक्स इको के थ्रू एक बार अपने सिलेबस को आप सिलेबस कंप्लीट होने के बाद रिवाइज कर चुके हो, ठीक है। दूसरी बार इस दंगल के थ्रू आप जा रहे हो। आपको बायोकेम में पेपर नो डाउट थोड़े लेंथी होंगे, वहां आपका नंबर जो है वो जितना आप एक्सपेक्टेड करते हो उसके कंपैरेटिव में कम भी आया होगा, लेकिन आपकी रैंक उस समय जो है वो जैसा आप प्रेडिक्ट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग आ रहा था, नंबर पे नहीं जाए। अब पेपर एग्जैक्टली नीट पैटर्न पे कैसे आते हैं उसी के अकॉर्डिंग है, तो यहां पे आपको नंबर और रैंक दोनों देखने पड़ेंगे, ठीक है। अपन सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, फिर भी मैं कह रहा हूं जब आप बायोकेम के थ्रू और फिजिक्स इको के थ्रू गो थ्रू हुए तो उस टाइम आपको अपने ड्रॉबैक पता चल गए होंगे, वो आपने रेक्टिफाई कर लिए होंगे। फिर भी अगर कोई कमी रहती है इस पेपर के थ्रू आप रेक्टिफाई करें। अभी तक हम आपको एक बार और कंप्लीट सिलेबस आगे रिवाइज करवाने वाले हैं, उसके बाद 8-10 फुल सिलेबस के टेस्ट भी आपके होने वाले हैं, तो उनको रेक्टिफाई करते जाए, गलतियों को रेक्टिफाई करें, वापस रिपीट नहीं करें। आइए अपन दंगल के 7 नंबर पेपर में चर्चा करते हैं मोल, रेडॉक्स और थर्मोडायनेमिक्स वाले टॉपिक को। आइए एक एक करके मैं इन सवालों पर चर्चा करता हूं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस आर। बोला ऑक्सीजन एटम के मोल बता दो, ठीक है। आपको पता नंबर ऑफ एटम चाहिए, नंबर ऑफ एटम का सिंपल सा फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ एटम का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। जैसे सपोज कीजिएगा H2O है, इसका एक मॉलिक्यूल है, बोले हाइड्रोजन के एटम्स काउंट करके बताओ। तो अगर इसका एक मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन का एटम 1 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन की एटोमिसिटी कितनी है इसमें? 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर मोल पूछ रहा है तो यहां पे मोल लिख देना, यहां पे मोल लिख देना, तो मोल आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने मोल है? 0.1, ये लो, मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन एटम कितने हैं, एटोमिसिटी देखो सल्फेट में होते 4 होल थ्राइस लगा हुआ, इसका मतलब कितने हो गए? 12, ये लो कितने मोल आ जाएंगे? 1.2 मोल ऑक्सीजन एटम। 1.2 मोल वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपना आंसर हो गया सेकंड, ओके है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 47 नंबर दे रखा है, मोलेलिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया हैविंग मोल फ्रैक्शन 0.2 इज। मैंने पहले भी आपको समझाया दो तरीके होते हैं, दोनों तरीके देख लेते हैं। एक तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रखा मैंने, मोलेलिटी इट इज इक्वल टू 1000 ऑफ द एक्स ऑफ द सॉल्यूट मोल फ्रैक्शन अपॉन 1 माइनस एक्स ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये लीजिए, ये आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं 1000, ये कितना है बोलो? 0.2, ये आ जाएगा 0.8, और सॉल्वेंट है एक्वस सॉल्यूशन बोला हुआ है, इसका मतलब वाटर हो गया, तो 18 मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 250, ये आ गया 125 डिवाइड बाई 9। सही है, 125 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, पीछे बच गया 3, 35, ऑलमोस्ट 14 m आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर है, 4 इज द करेक्ट आंसर। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा फॉर्मूला याद। अब कोई कहता है अगर मेरे को फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या सवाल नहीं होगा क्या? जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो सुनिएगा फिर करने का तरीका क्या हो। तो मैं मोलेलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो जो फाइंड आउट करना है आपको। तो बोला मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? किलोग्राम में, ठीक है। मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही, सॉल्यूट का मोल लाना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेके आना है। अगर ये आ जाएगा तो सवाल हो जाएगा, ओके। आपने कहा मोल फ्रैक्शन है किसका? सॉल्यूट का। सॉल्यूट बोले तो यूरिया का 0.2, इसका क्या मतलब होता है? यूरिया का मोल अपॉन में टोटल मोल, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या? ये हटाया 10, 5, टोटल मोल अगर मैं 5 कंसीडर करूं तो यूरिया का मोल बोलो 1 आएगा, तो वाटर का मोल कितना आ जाएगा? 4। सही, वैल्यू पुट कर दो सारे आगे। मोलेलिटी बराबर यूरिया का मोल 1 अपॉन में वाटर का मास ये 4 मोल का मास आ जाएगा इतना, मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 क्यों? ये वेट जो आया वो ग्राम में आया तो 1000 का मल्टीप्लाई किया ऊपर, ओके। 1000 डिवाइड बाई 72, ये देखो 1000 यहां पे था, 18 इंटू 4 72 आ रहा था, सेम आंसर बनने वाला है,
कोई भी तरीका देख लीजिएगा, दोनों ओके है। नेक्स्ट देखिएगा 48 नंबर। 48 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम पूछा है। ऐसा कैसा, ऐसा सवाल जो है वो नीट 2019 में भी आया था। एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर दे रखा है 108 AMU दे रखा है, ठीक है, सबके मास सेम है। आपको पता है एटम पता करना पड़ेगा, तो अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था नंबर ऑफ एटम का, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई बाय Na, ये मोल आ गया, ये मॉलिक्यूल आ गया, मल्टीप्लाई बाय एटोमिसिटी। मेरे को चेक क्या करना है वो सुनिएगा। वेट सब में कॉमन है 2 ग्राम, ये हट गया, Na सब में आएगा, ये हट गया, तो मेरे को ये चेक करना है जिसका एटोमिसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या एटॉमिक वेट या मोलर मास जिसके लिए मैक्सिमम होगा उसका नंबर ऑफ एटम ज्यादा आएगा, ठीक है। 2 ग्राम ब्यूटेन है, छोड़ो, मोलर मास चाहिए अपन को, तो मोलर मास इसका हो गया 58। कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 4 48 प्लस 10 58, इसकी एटोमिसिटी हो गई 14 टोटल एटम। एक बार देखिएगा ऑलमोस्ट 1/4 आएगा, ऑलमोस्ट 1/4 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, 1/4 मान लेते हैं। 2 ग्राम नाइट्रोजन है, तो कितना लिया, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 2 ले लेता हूं, अपॉन में 28 ले लेता हूं, 1/14। अगला 2 ग्राम सिल्वर है, वो छोड़ो, एटोमिसिटी 1/108 है, खत्म हो गया। अगला ऑप्शन 2 ग्राम वाटर है, तो 2 ग्राम वाटर में है तो 1/18 और वाटर में होता है 3, तो ये आ गया 1/6। सब में ऊपर 1 बना हुआ है। अपॉन वाली वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो वैल्यू कम आएगी, अपॉन वाली वैल्यू कम है तो इसका मतलब वैल्यू ज्यादा आएगी, अपॉन वाली वैल्यू कम है इसका मतलब वैल्यू ज्यादा आएगी। इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया सवाल। आगे देखिए 49 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, द मोलरिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट सोल्यूशन इज 1m, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.20 ग्राम पर ml, मोलरिटी ऑफ सेम सोल्यूशन इज, मोलर मास ऑफ NaNO3 आपको दे रखा है, ठीक है। सवाल ये कह रहा है कि NaNO3 विलियन की मोलरता इतनी है, विलियन का घनत्व इतना है, उस विलियन की मोलरता बताओ। वापस वही बात बोलूंगा, फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, 1000 इंटू m अपॉन में 1000 इंटू d माइनस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला याद रखे तो एग्जैक्ट याद रखे कि मॉलिक्यूलर वेट किसका है, सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, ठीक है। लीजिए 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 1.2 माइनस 1 इंटू 85, ये आ जाएगा आपके पास 1000 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 1200, 1200 में से 1150, 1 से वैल्यू कम आएगी, तो 1 से कितनी कम आएगी, मतलब थोड़ा सा कम आना चाहिए, तो 1 से थोड़ा कम ये ना, ऊपर 1000 है अपॉन में 1100 है, तो ऑलमोस्ट 1 से थोड़ा सा कम आएगा, ये थर्ड आंसर। ओके, आप कहते हो नहीं सर हमें जो है वो सिस्टमेटिक तरीका ही चाहिए, तो मैंने कहा वापस मोलिलिटी का वही फॉर्मूला, सॉल्यूट का मोल अपॉन में W ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें, केजी में, जो दे रखा है उसको कंसीडर करूंगा सबसे पहले। मोलारिटी दे रखा है 1, किसके बराबर होता है, सॉल्यूट का मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 1 लीटर बोले तो 1000 ml अगर कंसीडर करता हूं तो सॉल्यूट का मोल बोलो किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर, ये वैल्यू आ चुकी है 1। अपॉन में वेट चाहिए सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन देखता हूं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करते ही 1000 ml इंटू 1.2, तो ग्राम पर ml से ml कैंसिल आउट हो गया, ये 1200 ग्राम आ गया। वेट ऑफ सॉल्यूट देखेंगे तो आएगा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास 85 ग्राम। तो W ऑफ सॉल्वेंट अगर देखने की कोशिश करेंगे तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन यहां लगने वाला है, ये लीजिएगा, आगे ये वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1000 डिवाइड बाई 1150। ओके, नेक्स्ट 50 नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। 50 नंबर पे प्रॉब्लम पे क्या बोला गया है, सवाल समझिएगा। 5 ग्राम of a piece of marble was treated with excess of the dilute HCl. When reaction was complete, 448 ml of CO2 was obtained at STP. The percentage of CaCO3 in the marble. Marble में CaCO3 की परसेंटेज पूछ रहा है। यह सवाल ऐसा हो सकता है, what is the percentage purity of calcium carbonate, है ना।
संगमरमर के एक टुकड़े के 5 ग्राम को तनु HCl की अधिकता से उपचारित किया गया। जब अभिक्रिया पूरी हुई तो एसटीपी पर 448 ml CO2 प्राप्त हुई। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत बताओ। CaCO3 की रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करवाऊं तो रिएक्शन बैलेंस लिखनी पड़ेगी, CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ओके, इन दोनों के मोल बराबर होंगे। देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर है, इनके मोल बराबर होंगे। मोल बराबर होंगे 448 ml में इसके मोल पता कर लेता हूं। 448 अपॉन में मोल पता किया 0.02 मोल आ गया, इसका 0.02 मोल। इसका मतलब एक्सपेक्टेड मोल इसका ये होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट का 0.02 ही होना चाहिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मैंने मोल पता किया, वो भी 0.02 आएगा। मैंने वेट पता किया कैल्शियम कार्बोनेट का, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 ग्राम आएगा। मोलर मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिया कितना मैंने 5 ग्राम, और रियलिटी में कैल्शियम कार्बोनेट यूज कितना हुआ 2 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन मार्बल जो आएगा वो वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अपॉन में वेट ऑफ मार्बल पीस मल्टीप्लाई बाई 100, 40% इसका आंसर हो गया। ये लीजिएगा 40% इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ आंसर आ जाएगा इसका। ओके चलिए 51 नंबर, मास ऑफ 11.2 लीटर ऑफ अमोनिया गैस एट एसटीपी। आपको पता है मोल का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले गिवन पार्टिकल डिवाइड बाई Na। मोल का ही फॉर्मूला ये है ना, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास। मोलर मास 1 मोल का मास होता है ग्राम के अंदर, और वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम ये गैस का होना चाहिए कहां पे, एनटीपी पर, लीटर में होना चाहिए, अपॉन में 22.4। जब ये तीनों मोल के फॉर्मूले तो ये तीनों आपस में इक्वेट भी होंगे, मैंने इक्वेट कर ली है ना। अब सिंपल सा सवाल क्या बना, NH3 का वॉल्यूम दे रखा है, ये लो एनटीपी पर या एसटीपी पर, और वेट पूछ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट कर लिया जाए। ये लो W ग्राम में आएगा, मोलर मास अमोनिया का 17, कितना वॉल्यूम दे रखा है 11.2 अपॉन में 22.4, ये लो W बराबर 8.5 ग्राम। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट 52 नंबर, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन of H2 and O2 under identical condition of temperature and pressure will be। किसी को लग सकता है कि सर गैसेस स्टेट हट गया है, फिर आपने ये सवाल क्यों दिया है। मोल में एक आपके टॉपिक लिखा हुआ है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के मेथड। मॉलिक्यूलर मास डिटरमाइन करने के जो मेथड होते हैं उसमें 2-3 मेथड है, उसमें से एक डिफ्यूजन है, ठीक है, एक विक्टर मेयर मेथड है, और एक जो है वो सॉल्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है, ठीक है। तो बेसिकली अगर अपन बात करें तो उसका रीजन ये सवाल देने का, ओके बात। अगर अपन बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है ग्राम्स लॉ के अकॉर्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास के। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 की अगर मैं बात करूंगा तो मोलर मास ऑफ O2 अपॉन में मोलर मास ऑफ H2 आना चाहिए। ये लो O2 का कितना 32 अपॉन में 2 हो गया 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4:1, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके 52 का आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा 53 नंबर, क्या कह रहा है 53 नंबर, बोला इन द हेबर प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ अमोनिया 28 ग्राम ऑफ N2 इज मिक्स्ड विद 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। बोला है कि अमोनिया निर्माण का जो हेबर प्रोसेस है, ठीक है, उसमें 28 ग्राम N2 को 10 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है, तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे। ये लो एक केमिकल रिएक्शन है, 28 ग्राम का मतलब 1 मोल हो गया, 10 ग्राम का मतलब 5 मोल हो गया, इतना तो समझ में आ रहा है। ये गिवन मोल है। जब सारे रिएक्टेंट की इंफॉर्मेशन गिवन होती है तो लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट लगेगा। 1 डिवाइड बाई 1 गिवन मोल डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करने पर क्या आता है, जिसकी वैल्यू मिनिमम आएगी वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। 1 डिवाइड बाई 1, 5 डिवाइड बाई 3, 1.6, लिमिटिंग रिएजेंट इज N2। सवाल ये भी हो सकता है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, एक्सेस वाला कौन है, तो इसके एक ये लिमिटिंग रिएजेंट, इसके 1 मोल के लिए इसका 3 मोल चाहिए, 3 का मोल का मतलब हो गया 6 ग्राम कंज्यूम हो गया, पीछे कितना बच जाएगा 4 ग्राम। सवाल ऐसे भी हो सकते थे। ओके अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो इसका मोल खत्म होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन 1 इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई 2। तो यहां से अगर मैं अमोनिया का मोल चेक करूं
तो N2 के मोल का डबल आएगा, ये लो 2 मोल, आंसर आ गया। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर। 5 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड वाज रिड्यूस to 3.5 gram of 3.4 gram of the metal. If the gram atomic mass of the metal is 51 gram per mole, then the formula of the metal oxide. आपको वो सवाल अप्रोच कैसे करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है। सवाल आया, हमें पता होता है सवाल कैसे, अब आपके लेवल पे आके सोचे तो आपको क्या सोचना चाहिए था कि सर मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला पूछ रहा है तो किसी भी कंपाउंड का अगर NaCl का फॉर्मूला लिखते हैं अपन तो Na के ऊपर +1 लिखते हैं, Cl के ऊपर -1 लिखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तब आंसर आता है। ठीक है, ऑक्साइड में O के ऊपर -2 है, मेटल का चार्ज पता चल जाए। अगर ये सोडियम होता तो मेरे को पता होता फॉर्मूला क्या है, मैग्नीशियम होता तो मेरे को पता होता फॉर्मूला क्या है, लेकिन ये मेटल नहीं पता है ना कौन है, तो मैं ये पता करना चाह रहा हूं मेटल की वैलेंसी क्या है। तो अल्टीमेटली टास्क कहां आ गया, वैलेंसी पे। वैलेंसी पे आ गया, एटॉमिक मास दे रखा है, तो आपके दिमाग में आता है सर वैलेंस इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। एटॉमिक वेट है, वैलेंसी चाहिए, तो इक्विवेलेंट वेट पता कर लिया जाए। बिल्कुल सही है। एक बात बताओ, 5 ग्राम मेटल ऑक्साइड है, उसमें से 3.4 ग्राम अगर मेटल हुआ तो 1.6 ग्राम कौन होगा, ऑक्सीजन। ये लो, इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, मास ऑफ द मेटल 3.4 अपॉन मास ऑफ द ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 8। ये लो, यहां से अपने पास आ जाएगा 17। वैलेंसी जो आएगी वो आएगी एटॉमिक वेट अपॉन में इक्विवेलेंट मास, 51 डिवाइड बाय 17 इट इज इक्वल टू 3। मेटल की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की -2 है, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, M2O3 आंसर आ जाएगा। ये लो, सेकंड आंसर हो गया। सवाल समझ में आया ना, अप्रोच कैसे करते हैं, सवाल को समझना पड़ेगा। नया सवाल जब भी आपके सामने आएगा तो आपको यह समझना पड़ेगा अप्रोच कैसे करें। जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपके सामने सवाल आया तो आपका सबसे पहले माइंड क्लिक ये करे कि हाँ ऐसा होता तो ऐसे करते, है ना। इसका मतलब वैलेंसी चाहिए, वैलेंसी चाहिए तो एटॉमिक वेट दे रखा है, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट आएगा तो सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करो और सवाल सोल्व कर लो। ओके, चलिएगा नेक्स्ट 55 नंबर। वेट ऑफ KMnO4 मॉलिक्यूलर वेट दे रखा है आपकी सुविधा के लिए, है ना, is to be heated at 513 Kelvin to get oxygen which completely react with 2.7 ग्राम of aluminium। कह रहा है KMnO4 के कितने वेट को हीट किया जाए जिससे रिलीज होने वाली ऑक्सीजन जो है वो 2.7 ग्राम एल्यूमिनियम के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। ठीक है, दो पैरेलल रिएक्शन चल रही है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ अगर अपन रिएक्शन करवाए तो Al2O3 बनेगा। ये लो, ठीक है। अगर इस रिएक्शन को मैं 1/2 करता हूं तो इसका मतलब 3/4 करना पड़ेगा। इसका 1 मोल है, इसका 3/4 मोल O2 है। 1 मोल का मतलब 27 ग्राम, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 32, 24 ग्राम। 2.7 ग्राम के लिए 2.4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरा टास्क ये 2.4 ग्राम ऑक्सीजन आ जाए। कितना आ जाए, 2.4 ग्राम ऑक्सीजन आना चाहिए। इतनी आपको बात समझ में आ रही होगी, यस। ओके, अब सुनिएगा, अगर मेरे पास 2.4 ग्राम ऑक्सीजन आए उसके लिए KMnO4 कितना चाहिए। अब यहां पे आपकी इनऑर्गेनिक की रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। अब अगर ये सवाल में आप फंस रहे हो तो आप बोलोगे सर रिएक्शन नहीं पता है, तो सुन लो, डी ब्लॉक का टेस्ट हो चुका है आपका। डी ब्लॉक के अंदर ये KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट दे रखा है। ये लो, मैं इसको हीट करता हूं 2 टाइम्स KMnO4 को, तो बनेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। ये लो, रिएक्शन बैलेंस। तो एक बार बताओ, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनेगा, है ना। तो मैं ये बात बोलूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 डिवाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू O2 का मोल, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 जो आएगा 2 टाइम्स O2 का मोल 2.4 डिवाइड बाई 32। ये KMnO4 का मोल आ गया। वेट चाहिए तो 158 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 158 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये लो, ठीक है। एक बार के लिए यहां पे अपन होल्ड करते हैं, ये हो गया 16। ओके, 8 का डबल 16 और ये 0.3 हो जाएगा, और ये जो आएगा वो अपने पास 79। 79 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 × 9 होता 27। 27 का मतलब 7 वाले डिजिट होने चाहिए। ये लो,
सीधी सी बात है 79 को 0.3 से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो 23.7 ग्राम आ जाएगा। ये लो सेकंड आपका आंसर हो गया। सवाल समझ में आया? कोई डाउट है तो बोलो। ओके सारे, दो पैरेलल रिएक्शन है, ये हीटिंग इफेक्ट आपको याद होना चाहिए था। चलिए 56 नंबर, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 4.6% of Fe by weight. The approximate minimum molecular mass of hemoglobin will be. हीमोग्लोबिन में कह रहा है द्रव्यमान के अनुसार जो है वो 4.6% Fe होता है, तो हीमोग्लोबिन में न्यूनतम आणविक द्रव्यमान कितना होगा? अब होता है परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है एटोमिसिटी मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास अपॉन में मोलर वेट मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर मास चाहिए, देखो Fe का एटॉमिक मास फिक्स है 56, ये परसेंटेज फिक्स है जो दे रखा है। अगर मॉलिक्यूलर वेट इधर जाएगा तो मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट तब आएगा जब एटोमिसिटी की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। और आपको पता है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम मिनिमम एक हो सकता है, एक से कम पॉसिबल नहीं है। नहीं है तो एटोमिसिटी की वैल्यू 1 रख दूंगा। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर मिनिमम चाहिए तो एटोमिसिटी की वैल्यू 1। Fe का एटॉमिक मास 56 होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। परसेंटेज अगर बात करें तो 4.6 हो गया मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया। ये लो सुनिएगा बात को, मेरे दिमाग में 1000 से ऊपर आएगा। अब 1000 से ऊपर 1200 भी है, 1400 भी, ठीक है। तो एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। एक बार जाएगा, पीछे बच गया 10, हो गया 100, 92 दो बार आ गया, तो इसका मतलब 1200 वाला डिजिट बन जाएगा। ये लीजिएगा, आपका आंसर हो गया 56 का सेकंड। 56 का आंसर हो गया सेकंड। 57 नंबर, वन एटम ऑफ एलिमेंट X वेट 6.644 into 10⁻⁻23 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स इन 80 किलोग्राम ऑफ इट इज। सुनिएगा बात को, बहुत दो तरीके हैं करने के, है ना। एक तो आप बोलोगे सर 80 किलोग्राम में वेट चाहिए, तो 80 किलोग्राम में जब एक एटम का वेट है तो सुनिएगा, मैं सर एक एटम का वेट इतना है, तो इतना जब वेट होता है, बिल्कुल बेसिक मैथ से चलते हैं, तो एक एटम होगा, ठीक है। अगर 1 ग्राम वेट हो जाए तो सर इतना आ जाएगा, और ये ग्राम में चल रहा है तो 80 किलोग्राम का मतलब ये हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, तो 80,000 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.64। सर ये आएगा, इतने नंबर ऑफ एटम आ गए। बोलो सर नंबर ऑफ मोल चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल चाहिए तो अभी मैंने बोला था एटम डिवाइड बाई Na कर देना। Na की वैल्यू कितनी, 6.02 इंटू 10⁻23। ये लो मोल आ गए, ये कैंसिल आउट हो गया, ये दोनों का मल्टीप्लाई 40 आ गया, 40 से 80 कैंसिल आउट हो गया, 2000 मोल आ गया। ये अगली बात समझ में, ये तरीका रहेगा। दूसरा तरीका सुनिएगा, सर आप ये भी तो कह सकते हो कि गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास, बिल्कुल सही है, मेरे को मोलर मास पता करना पड़ेगा। तो बोला सर एक एटम का वेट इतना है तो मोलर मास, मैं एक काम करो, एक मोल का वेट पता कर लो, मोलर मास पता कर लो। एक एटम का मास अगर इतना है तो एक मोल का कितना आएगा, ये पता कर लीजिएगा। ₹40 आ जाएगा ये। तो 80,000 डिवाइड बाई 40 तो क्या है, दोनों तरीके हो सकते हैं। ओके, 57 का आंसर हो गया आपका 2। 58 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। आइडियल गैस है, ठीक है। अब बोला आइसोथर्मल रिवर्सिबल, आइसोथर्मल है टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये लो। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में चेंज इन टेम्परेचर 0 आएगा। किसी भी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी केवल और केवल टेम्परेचर का फंक्शन होता है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, डेल्टा यू भी 0, ठीक है। डेल्टा टी 0, डेल्टा यू 0, डेल्टा एच जो होता है वो भी 0। कैसे, तो आप बोलोगे डेल्टा एच जो होता है वो आइडियल गैस के एक्सपेंशन में जब बात करते हैं तो एन आर डेल्टा टी, ये 0 ये 0, तो ओवरऑल 0। ये 3 0 आएंगे, वर्क डन 0 नहीं आएगा। 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके है,
59 फॉर द रिएक्शन ए गैस प्लस B2 गैस कन्वर्ट AB2 गैस, डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। ये रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी? आपको पता है किसी भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के दो ड्राइविंग फोर्स है, डेल्टा एस का पॉजिटिव साइन बिल्कुल है, ये ड्राइविंग फोर्स है, और डेल्टा एच का नेगेटिव साइन होना चाहिए। कौन सा साइन होना चाहिए? नेगेटिव। अभी कौन सा साइन दे रखा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला फैक्टर कैसा है? अपोजिंग। ठीक है, आपको पता है डेल्टा जी का जब फॉर्मूला लिखते हो तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टेम्परेचर की हेल्प से ये वाला फैक्टर आप चेंज कर सकते हो। सॉरी, अब ये ड्राइविंग है तो मैं ये चाहूंगा ये फैक्टर बढ़े। ये फैक्टर तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर ज्यादा हो, तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। ओवरऑल बात ये, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ओवरऑल बात ये कह रहा हूं। ओके, तो अब मैं एक बात सुनो, अगर 495 केल्विन से ऊपर बात करूंगा तो 500 केल्विन तो अपना आ जाएगा, 505 के सुनिएगा, है ना? तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ये बात करनी। अब मैं चेक कर लेता हूं कौन सा टेम्परेचर आएगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता करता हूं सबसे पहले, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ठीक है, 500 केल्विन। 500 केल्विन जो है ना, 500 केल्विन जो है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, यहां पे तो इक्विलिब्रियम है। टेम्परेचर इससे क्या चाहिएगा? ज्यादा। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस अबव 500 केल्विन, अबव 500 केल्विन। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोलो सेकंड। आंसर क्या होगा? सेकंड। कोई डाउट? ओके, सुनिएगा बात को। अगर आप आंसर 495 केल्विन कहते तो अपना 500 पे भी तो हो ही गई ना, 505 पे भी अपना हो गई। 500 पे बोलते तो 505 अपना हो जाता। तो इसका मतलब आंसर अपना आप क्या होना चाहिए? अगर मेरे को डायरेक्टली ऐसे सोचना है लॉजिकली, तो बोलो अगर 500 पे मैं बोल रहा हूं रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो 505 पे तो अपना आप ही हो जाएगा ना, हाई टेम्परेचर पे तो होगी ना रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अगर मैं 495 बोलता हूं तो फिर तो 500 भी आंसर होगा, 495 भी 505 भी तो आंसर होगा। अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए तो इसमें सबसे हाई टेम्परेचर 505 है, यहां पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा 60 नंबर। Among the following processes select the process for which delta is positive। अगर लास्ट जब हमने PYQ भी आपको करवाए थे YouTube पर, तब भी आपने एक क्वेश्चंस का पैटर्न देखा होगा कि कौन से क्वेश्चन रिपीट होते हैं या किन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो वहां पे, तो लगभग 11-12 साल में थर्मोडायनेमिक्स के लगभग 30 एक सवाल आए हुए। 30 में से आपने ऑब्जर्व किया 25 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स के थे, 5 ही थर्मोकेमिस्ट्री के थे। इसका मतलब थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा इंपोर्टेंट है। अब देखो आता क्या है, उस साल क्या आता है, उससे कोई मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर पाते अपन, बट सिनेरियो ये कह रहा है कि लगभग 25 क्वेश्चन आए, इसका मतलब 5 क्वेश्चन ही उधर से है। इसका मतलब 80% थर्मोडायनेमिक्स होती है, 20% ही जो है वो थर्मोकेमिस्ट्री। इस टाइप के सवाल 3 बार आए हुए, 2024 में भी सवाल था। ठीक है, तो ऐसे 3 बार सवाल आ चुका है। और सिंपल सा ये पूछता है बताओ डेल्टा एस पॉजिटिव किसमें, डेल्टा एस नेगेटिव किसमें। सीधा सा सवाल। गैस के मोल बढ़ते हैं तो डेल्टा एस पॉजिटिव होता है। ठीक है, रिएक्शन है, गैस का मोल चेक करना है आपको सीधा सा। इधर गैस के मोल 2 है, इधर गैस के मोल 2 है, डेल्टा एनजी 0 है, कोई मतलब नहीं। इधर सॉलिड है, इधर गैस का मोल बन गया, गैस का मोल बढ़ गया, इसका मतलब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव आएगा। इधर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है और इधर एंट्रोपी चेंज नेगेटिव है। ओके है, चलिए नेक्स्ट 61। तो 60 का आंसर हो गया आपका सेकंड। 61 देखिएगा, 61 कह रहा है 50 जूल हीट इज सप्लाइड टू ए गैसियस सिस्टम, simultaneously the gas expand against external pressure 2 atm by 0.8 liter। ठीक है, the change in internal energy of the system। एक गैसीय निकाय को 50 जूल ऊष्मा प्रदान की जाती है, साथ ही गैस बाहरी दाब 2 एटीएम के विरुद्ध 0.8 लीटर से प्रसारित होती है। इसका मतलब एक्सपेंशन इन वॉल्यूम 0.8 लीटर है ना। निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाए, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू की वैल्यू 50 जूल हीट सप्लाई की है, सप्लाई किया तो प्लस का आएगा, प्लस डब्ल्यू की वैल्यू। आपको पता है डब्ल्यू जो होता है माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी होता है। पी एक्सटर्नल 2 एटीएम है, डेल्टा वी 0.8 एटीएम लीटर है, लेकिन आपको पता है कि आपने हीट जो दी है वो जूल में दी है, तो ये भी जूल में चाहिए। 100 का मल्टीप्लाई 160 जूल है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहां पे लिख दिया मैंने माइनस का 160। अब मेरे को पता है वो 101.3 होता है, चलो कोई बात नहीं, एक बार के लिए माइनस का 110 जूल आएगा। तो इसके आसपास वाला आपका आंसर हो गया, ये लीजिएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
ओके नेक्स्ट 62 इफ डेल्टा H नॉट सी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ सॉलिड बेंजोइक एसिड इज -x किलो कैलोरी पर मोल, देन डेल्टा E नॉट, ये भी किलो कैलोरी पर मोल में ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सॉलिड बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड है तो इसका मतलब बेंजोइक एसिड है C7, ओके, H6O2 सॉलिड है, प्लस 15/2 O2 गैस आएगा, 7CO2 गैस आएगा। वाटर खेल करता है लेकिन टेम्परेचर दे रखा है 27, इसलिए वाटर मेरे को पता हो गया कि वाटर क्या बनेगा, लिक्विड, H2O लिक्विड बनेगा। इस रिएक्शन का डेल्टा Ng अगर बात करूं, प्रोडक्ट का गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, तो माइनस का हाफ आएगा। आपको पता है कि रिलेशन ये होता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT। नीट 2022 में या 23 में सीधा सवाल यही आया था कि किसी गैसियस रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा U में क्या रिलेशन होता है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ठीक है। वैल्यू अगर यहां पे पुट करें, डेल्टा H नोट का मान दे रखा है माइनस का x, इट इज इक्वल टू डेल्टा U, डेल्टा Ng माइनस का 1/2, R की वैल्यू कैलोरी में चाहिए तो 2 लिख दीजिएगा, टेम्परेचर किलो कैलोरी में चाहिए 310 की पावर -3, ओके। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 0.3 आएगा, तो डेल्टा U बराबर -x प्लस का 0.3, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ओके। मैं आपको एक बात और सजेस्ट करता हूं, अभी भी 40 दिन है आपके पास, अगर आपको लगता है कोई भी टॉपिक वीक है, PYQ का ट्रेंड आपको पता नहीं है, तो CLC के YouTube चैनल पे जो है वो PYQ का कंप्लीट सॉल्यूशन है, डिटेल्ड सॉल्यूशन है, उसमें केवल सवालों के आंसर नहीं दिए गए, सॉल्यूशन नहीं करवाए गए, उसमें आसपास वाले टॉपिक के साथ भी चर्चा की गई है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपका वीक है, ठीक है, तो आप उस चैप्टर को देख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट 63 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी ओनली, किस सेट में केवल घन गुणधर्म है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब जो इंडिपेंडेंट हो किससे, अमाउंट से, साइज ऑफ द सिस्टम से। तो सुनिएगा, यहां पे एंट्रोपी है तो एंट्रोपी खत्म हो गई, ठीक है। वर्क, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, वापस एनर्जी आ गया, एनर्जी ऑलवेज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर एंट्रोपी, सुनिएगा ये मोलर है, किसी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के आगे मोलर या स्पेसिफिक वर्ड लगता है तो वो इंटेंसिव बन जाता है, इंटेंसिव है। डेंसिटी इंटेंसिव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इंटेंसिव है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 63 का आंसर क्या हो जाएगा, बोलो थर्ड। आगे बात करें, चलिएगा 64 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हीट इज डिफाइंड एज डेल्टा HF ऑफ ए कंपाउंड, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया की ऊष्मा को यौगिक के डेल्टा HF के रूप में परिभाषित किया जाता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन के फॉर्मेट में। आगे बात सुनना, हीट ऑफ फॉर्मेशन में सबसे पहले 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए, ये खत्म, ये खत्म, 2 मोल बन गए। किससे बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बनना चाहिए। H2O का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, N2O4 का नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से तो ही नहीं ना, NO2 से बन रहा, तो ये भी खत्म। अपने आप आंसर क्या हो गया, बोलो थर्ड। 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन, 1 मोल सब्सटेंस का फॉर्मेशन फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट विच प्रेजेंट इन स्टैंडर्ड और रेफरेंस स्टेट। जिसे कार्बन लेना होता तो कार्बन की स्टैंडर्ड या रेफरेंस स्टेट जो है ना वो ग्रेफाइट एंड नॉट डायमंड, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का आपके पास थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा 65 नंबर, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगो आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल एक्सपांशन फ्रॉम 2 लीटर टू 20 लीटर एट 127 डिग्री सेल्सियस, द वर्क डन इज किलोजूल में पूछ रहा है। समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार है तो वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में -2.303 nRT log ऑफ द V2/V1, ये -2.303, n की वैल्यू 2, जूल में चाहिए 25/3 ले लीजिएगा, 400 ले लो, टेम्परेचर 400 केल्विन हो गया ना, log 20/2 log 10 की वैल्यू हो गया 1। चलो ये खत्म हो गया अपनी कहानी, ठीक है। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 100, 2 जीरो और ये हो गया किलो जूल के अंदर, पीछे बच गया 10, 10 का डबल हो गया 20, माइनस का 46 अपॉन में 3, 15 के आसपास आएगा, ये लीजिएगा आपका आंसर हो गया।
वहां पर भी मल्टीप्लाई नहीं करे कि इसको 8.314 लेंगे, जी नहीं, आप 25/3 ले लीजिएगा, आपका आंसर आसानी से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 66 में अगर बात करें तो क्या कह रहा है, वर्क इन्वॉल्व ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल adiabatic expansion of 1 mole monoatomic ideal gas from 10 liter to 20 liter against 0.2 atm pressure। एक बात बोल देता हूं, चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हो, चाहे कैसा भी हो, हमेशा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही होता है। पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है, 0.2 एटीएम, वॉल्यूम में चेंज 10 से 20 लीटर 10 का, एटीएम लीटर, ये लो, ये हो जाएगा कितना, -2 एटीएम लीटर। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे बात करें 67, if the heat released during the neutralization of the reaction NaOH plus HNO3, strong acid strong base है, is 57.1 किलोजूल। रिलीज बोला इसलिए साइन नहीं लिखा इसने, है ना, एंथैल्पी चेंज बोलता तो माइनस लिखता। Then the heat released when 0.1 मोल ऑफ NaOH neutralize 0.1 मोल ऑफ HNO3। इस रिएक्शन का मतलब यह है कि एक मोल आपके पास H प्लस हो और एक मोल अगर आपके पास OH माइनस हो तो एक मोल वाटर बनेगा, एक मोल वाटर बनेगा तो हीट जो रिलीज होगी वो 57.1 किलो जूल हो जाएगी। अब आपने कहा ये दोनों 0.1 मोल है, तो एक बात बताओ, तो इससे जो है वो 0.1 मोल ही तो वाटर बनेगा, तो एक मोल वाटर बनता है तो इतनी रिलीज होती है, तो 0.1 मोल बना है, तो बोलो इतनी हीट रिलीज हो जानी चाहिए, 5.71 किलो जूल हीट रिलीज हो जाएगी। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 68 नंबर प्रॉब्लम। 68 में क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता करना है। आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जब डेल्टा एच आर लिखते हैं एंथैल्पी चेंज, फॉर्मेशन का डेटा गिवन होता है तो पी माइनस आर लिखना होता है, कंबशन का गिवन होता है, गिवन डेटा की बात कर रहा हूं, आर माइनस पी लिखना होता है, और अगर बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा गिवन होता है तब भी अपन आर माइनस पी लिखते हैं। मैंने एक साथ समराइज कर दिया इन सबको। ओके, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा गिवन है, आर माइनस पी लगाएंगे, ठीक है, डेल्टा एच, रिएक्टेंट के बॉन्ड 4 CH बॉन्ड है, तो मैं एक बात बताऊं, यहां पे 3 CH बॉन्ड तो वापस ले जाएंगे ना, अभी 4 लिखूंगा, -3 करूंगा, इससे अच्छा 1 CH बॉन्ड ही लिखूं। 1 CH बॉन्ड की एनर्जी 414, ये चलो CH4 हो गया, Cl2 की ये रही 243, रिएक्टेंट सारे खत्म, ओके, माइनस प्रोडक्ट 3 CH हटा दो, एक CCl बॉन्ड आ गया 331 प्लस एक HCl बॉन्ड आ गया 431, ये लो, बस आपको इसको ऐड ही तो करना है, ठीक है, माइनस का 105 किलो जूल। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब समझदारी ये थी, एक ही बॉन्ड लेना, नहीं तो 4 बॉन्ड लोगे तो 414 को 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर वापस वहां से 3 से मल्टीप्लाई करो, डेटा बड़ा बनता जाएगा, है ना, ये समझदारी होती है एग्जाम पे। चलिए नेक्स्ट 69, 1 मोल ऑफ प्रोपेन ऑन कंप्लीट कंबशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन लिबरेट 2220 किलो जूल। लिबरेट है, माइनस आएगा, है ना, लिखेगा नहीं ना साइन में, अपन जब यूज करेंगे न्यूमेरिकल में तो माइनस लिखना है। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन इज, सुनिएगा, मानक परिस्थितियों में पूर्ण दहन पर प्रोपेन का एक मोल 2220 किलो जूल उष्मा मुक्त करता है। ये लो प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8, कंबशन करवाया 3 CO2 बनेगा, 4 H2O बनेगा, ये लो, ओके। अब बोला है कि इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन चाहिए, कंबशन सॉरी फॉर्मेशन का डेटा गिवन है, तो डेल्टा एच आर जो लगाऊंगा, सुनिएगा, अब मैं अगर डेल्टा एच आर का अगर लिखता हूं तो यही तो लिखूंगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट, लगाया, लो, प्रोडक्ट 3 मोल CO2 बन गया,
प्लस 4 मोल H2O बन गया, माइनस रिएक्टेंट का मेरे को कैलकुलेट करना है। O2 का नहीं लिखोगे क्या सर? जितने भी एलिमेंट स्टैंडर्ड कंडीशन में होते हैं उनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो होती है, तो ये माइनस का एक्स इधर लिया, ठीक है। ये लो, प्लस का 90 आएगा, ये लीजिएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, 90 किलो जूल पर मोल। ओके, अब आपसे गलती क्या होगी, ऑप्शन कैसे दे रखे, अगर आपने यहां पे प्लस का 2220 लिख दिया तो 2130 माइनस का था, इधर आएगा तो माइनस को 20 तो हो जाएगा 4350 माइनस का, पहला ऑप्शन बी है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल में विथ साइन का। ओके, चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं, 70 नंबर पे। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटाइलिन इज, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन, ये बॉन्ड एंथैल्पी दे रखी, ठीक है। आइसोब्यूटाइलिन बोले तो है तो ब्यूटीन ही ना, है तो ब्यूटीन ही ना, आइसोब्यूटिलिन बोलो, आइस ठीक है, ब्यूटिलिन बोलो, आइसोमरी तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा। फॉर्मूला क्या हो गया, C4H8, तो 4 कार्बन सॉलिड, ठीक है, C4H8, 4H2 गैस कन्वर्ट होगा C4H8 गैस में। इसकी आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन, इस रिएक्शन का डेल्टा HR जो है वही हीट ऑफ फॉर्मेशन है। क्यों, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो, इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो। बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा दे रखा है। अब सुनना बात को बहुत ढंग से, बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा तभी लगेगा जब इधर भी गैस हो इधर भी गैस हो, गैस नहीं हो तो गैस में कन्वर्ट करे। क्या ये गैस है क्या, नहीं, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हीट ऑफ सब्लिमेशन दे रखी है आपको। ओके, मेरे को डेल्टा HR पता करना है, वही हीट ऑफ फॉर्मेशन है। बॉन्ड एंथैल्पी का डेटा लगाना है तो R-P लिखूंगा रिएक्टेंट की साइड में। सब्लिमेशन 4 मोल कार्बन है 750, 4 मोल H2 है, HH की 431 माइनस, जब C4H8 लिखता हूं तो ऐसा ही तो होता है C4H8। एक डबल बॉन्ड है, दो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की एनर्जी कितनी, C डबल बॉन्ड C की लास्ट वाली है 606 प्लस 2 टाइम्स 336 प्लस 8 CH बॉन्ड है, ये लीजिएगा। इसे सॉल्व ही तो करना पड़ेगा, कर लेते। ठीक है, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का ले लेते हैं। ये लो, ये 420 बच जाएगा लास्ट में, ठीक है। डेटा थोड़ा छोटा कर दिया। ये लीजिएगा, तो आंसर बच जाएगा आपका 26, कितना बच जाएगा 26, प्लस का 26 किलो जूल बच रहा है। ओके, कैलकुलेशन सारी आपके सामने। फॉर्मूला क्या लगना चाहिए था, R-P। अगर कोई रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में नहीं है तो उसे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि बॉन्ड एंथैल्पी की जब भी फॉर्मूला लगाते हो तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होने चाहिए, गैस होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट 71, the standard molar enthalpy of formation of ethane, CO2 and H2O liquid are respectively the standard molar enthalpy of combustion of ethane। इथेन का कंबशन लिखना है, ये लीजिएगा, कंबशन लिख देते हैं, 2 टाइम्स CO2 प्लस 3 टाइम्स H2O, ये मेरे को पता करना है 7/2O2। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन आएगा, ये मेरे को पता करना। डेटा कौन सा गिवन है, फॉर्मेशन का, तो डेल्टा HR फॉर्मेशन का गिवन है तो P-R लगाऊंगा, तो 2 मोल CO2 का दे रखा है माइनस का 94.1 प्लस 3 मोल माइनस का 68.3, ये प्रोडक्ट हो गया माइनस का 21.1, ये लीजिएगा, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। ये लीजिए,
मेरे को इतना तो समझ में आ रहा है 200 और 200 400 में से 21 जाएगा तो 300 के आसपास वाला डिजिट होगा। ये लीजिएगा फर्स्ट डिजिट बन भी रहा है 2 माइनस का 372। ओके, फर्स्ट आंसर हो गया 71 का। चलिए 72 नंबर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग इंक्रीज इन एंट्रोपी आर। एंट्रोपी में वृद्धि से जुड़ी उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक बात बताइएगा, अभी मैंने बोला था एंट्रोपी इंक्रीज है, डेल्टा एस पॉजिटिव है और एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच भी कैसा हो गया, नेगेटिव। बोलो दोनों के दोनों ड्राइविंग है या नहीं? अगर दोनों ड्राइविंग फोर्स है तो रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी फर्स्ट। अभी समझे रहे ना क्राइटेरिया? ओके, नेक्स्ट 73, द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ H2O लिक्विड इज x किलोजूल पर मोल and enthalpy of formation of water vapor is y kilojoule per mole. Enthalpy of formation of H2O would be, ठीक है, सुनिएगा, H2O लिक्विड से H2O गैस है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ये दे रखा आपको x। आगे कह रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। फॉर्मेशन की इक्वेशन तो ऐसे लिखूंगा, वाटर वेपर है ये लो, ये है y। अब पूछ रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो H2 प्लस हाफ O2, H2O बोला इसका मतलब H2O लिक्विड, ये चाहिए। अब आपको पता चल रहा है यहां पे मेरे को एक काम करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दो। इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो H2O लिक्विड इधर आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 माइनस 1 तो y माइनस x ये आ जाएगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 73 का फर्स्ट आंसर हो गया। ओके, 74 नंबर, द कंपाउंड इन विच मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो यौगिक जिसमें धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। +3 है, यहां +2 है, यहां +3 है, यहां पे +2 भी है और +3 भी है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड है ये, +2 भी है +3 भी है, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर, इन डूमास मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 gram of organic compound gave 50 ml of the nitrogen collected at 300 Kelvin and 715 mm of Hg pressure. The percentage composition of nitrogen in the compound if aqueous tension at 300 Kelvin is 15 mm of Hg. सुनिएगा बात को, नाइट्रोजन जब कलेक्ट करते तो पानी के ऊपर करते हैं तो जो प्रेशर होता है उसमें वेपर प्रेशर प्लस नाइट्रोजन का प्रेशर भी हो जाता है। उस वेपर प्रेशर का नाम होता है एक्वस टेंशन। मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस के लिए लगाना चाह रहा हूं तो ये टोटल प्रेशर में से ये माइनस करूंगा तो गैस का प्रेशर आ जाएगा। तो गैस का प्रेशर जो है ना नाइट्रोजन का वो है अपने पास कितना, 700 mm। 715 में से 15 माइनस कर देता हूं, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाता हूं, ये एटीएम में कन्वर्ट कर लिया, वॉल्यूम 50 ml है तो ये लीटर में कन्वर्ट कर लिया, मोल W डिवाइड बाई नाइट्रोजन है तो 28, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 300, ये 25 से 50 कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो W इट इज इक्वल टू, W आ गया 70 इंटू 2 इंटू 28 इंटू 10⁻³ अपॉन 76। ये नाइट्रोजन का वेट आ गया। अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट 0.3 ग्राम मल्टीप्लाई बाई आप करोगे 100, ये हटाओगे तो 1000 से 1000 हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, अब मेरे को रफली आइडिया में देखिए ऑप्शन ये पड़े, ये कैलकुलेशन करनी, अब ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहां से अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं तो ये 38 हो गया, ठीक है, यहां से बात करूंगा तो ये 19 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, सही है। तो कैलकुलेशन में क्या बैठ गया, 35 इंटू 28 अपॉन में 19 इंटू 3, 9 से कैंसिल आउट 2 बार और 9 से कैंसिल आउट 3 बार, 3 से 3 कैंसिल, 35 डिवाइड बाई 2 17 वाला आंसर ये लो सेकंड। ओके, 75 का आंसर हो गया आपके पास सेकंड। चलिए 76, मोल ऑफ FeSO4 required to be oxidized, मोल ऑफ FeSO4 required to be oxidized by 1 mole of K2Cr2O7 in acidic medium। आपको पता है K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, Cr2O7 -2, FeSO4 में Fe+2 में इसी का ही ऑक्सीडेशन होगा, सल्फेट में सल्फर का +6 इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, एसिडिक मीडियम में Cr+3 बनाएगा ग्रीन कलर का कंपाउंड, Fe3+ बनेगा ये। इक्विवेलेंस का कंसेप्ट लगाते हैं, इक्विवेलेंस ऑफ डाइक्रोमेट इट इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ फेरस सल्फेट। इक्विवेलेंस के 4 फॉर्मूले होते हैं, वेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट,
ठीक है। सेकंड नंबर नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी को लिख सकता हूं मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम होता है मोल, मोल इनटू एन फैक्टर, मोल इनटू एन फैक्टर चलाता हूं। K2Cr2O7 का 1 मोल है, इसका एन फैक्टर +6 में था, +3 में गया, 3 का चेंज, लेकिन 2 क्रोमियम है तो 6 का चेंज। बोलते हैं एन फैक्टर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। एक एटम का 3 आया तो 2 एटम का 6 हो जाएगा। ये लो। इसके मोल की बात करें, +2 में था, +3 में गया, 1 का चेंज, तो n बराबर कितना बोलो 6। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 76 का थर्ड। 77 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन in N2O3, HN3 and HCN are respectively। ठीक है। N2O3 में अगर मैं बात करूंगा तो नाइट्रोजन +3 में, ये लो +3, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। HN3 में बात करूंगा तो हाइड्रोजन का +1, 3 नाइट्रोजन का 3x इक्वल टू 0, तो x बराबर -1/3। आपका आंसर आ गया, ये लीजिएगा सेकंड। 77 का आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट देखिएगा 78 नंबर। Which of the following compound can act as both oxidizing and reducing agent with respect to central atom? कौन सा यौगिक केंद्रीय परमाणु के संबंध में ऑक्सीकरण और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के रूप में कार्य कर सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट हो, मैक्सिमम भी नहीं हो, मिनिमम भी नहीं हो, वो होगा। SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, हाईएस्ट है, नहीं होगा। नाइट्रोजन +4 है, जबकि नाइट्रोजन की रेंज -3 से +5 तक होती है। इसका मतलब आंसर ये हो गया। क्लोरीन का +7 है, हाईएस्ट है। CO2 में कार्बन का +4 है, हाईएस्ट है, तो आंसर क्या हो गया सेकंड। 78 का आंसर हो गया सेकंड। 79 फॉर द बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन द वैल्यू ऑफ A, B, C and E रेस्पेक्टिवली, ये पूछा है। ठीक है, आपको पता है, यहां से मैं चेक कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं +7 -1, +7 से +2 में गया, 5 का चेंज, जो आता है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इसका मतलब यहां पे लिखूंगा बी की जगह लिखूंगा 5, ये लो यहां लिख दिया 5, तो बी 5 है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन गए। ए चाहिए की मत करो, 2 आएगा, 2 आएगा, देखो कैसे, -1 से ये गया -2 में, या -1 से गया 0 में। सर -2 वाला कंसिडर क्यों नहीं कर रहे हो? +7 से +2 गया तो रिडक्शन हुआ, तो इसका तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए ना, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़े। -1 से 0 कंसिडर कर रहा हूं, कितने का चेंज, 1 का, कितने ऑक्सीजन है 2, तो 2 का चेंज आएगा, तो इसका मतलब यहां पे वैल्यू जो लिखूंगा वो 2 लिखूंगा। अगला काम क्या होता है, एटम बैलेंस करना। इसका मतलब यहां 2 आया तो डी की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 2। देखो बाकी कहीं चार्ज है नहीं, चार्ज वाली स्पीसीज सारी आ गई। इसके ऊपर चार्ज बन रहा है +4, इसके ऊपर बन रहा है -2, ये तो बन रहा है। इसके ऊपर बन रहा है +4 चार्ज, और इसके ऊपर बन रहा है -2। अगर मैं इस चार्ज को बैलेंस करने की कोशिश करूं तो इधर -2 है, इधर +4 है, तो ये तभी बैलेंस हो पाएगा ना जब यहां +6 लिखूं। तो हाइड्रोजन का नंबर 6 होना चाहिए, इसका मतलब सी की वैल्यू 6 होनी चाहिए, सी की वैल्यू 6, इसका मतलब आंसर सेकंड। एग्जाम का सेंस समझ में आया, पूरा क्यों चेक करना है। ओके, नेक्स्ट 78 का आंसर हो गया। 79 का आंसर हो गया अपने पास 2। 80 नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर डज नॉट चेंज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, किसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ। नाइट्रोजन का -3 NH4OH में, इसको ऐसे तोड़ेंगे NH4+ एंड OH-, यहां पे भी -3, यहां पे चेंज नहीं हुआ। ये लो, सल्फर +4, यहां पे सल्फर +6 चेंज हुआ, कार्बन 0, यहां पे +4, यहां पे +3, यहां पे +5। फर्स्ट आंसर हो गया 80 का आंसर फर्स्ट। 81 आइडेंटिफाई द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन उसको बोला जाता है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज भी हो। आयोडीन का 0, सल्फर का -2, आयोडीन का -1, सल्फर का 0, इसका डिक्रीज हुआ, इसका इंक्रीज हुआ, अलग अलग एलिमेंट है, खत्म। फॉस्फोरस का 0, यहां पे -3, यहां पे +1, इसका मतलब फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज, फॉस्फोरस का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। ओके, डिस्प्रपोर्शनेशन है। आगे देखिएगा, सेकंड आंसर हो गया। 81 का आंसर है सेकंड। आगे देखना 82 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। बोला किसमें सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर सेम है। पहले में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर 0 आता है तो सिग्निफिकेंट है 5। अगर नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में 0 आता है आफ्टर डेसिमल तो वो भी सिग्निफिकेंट है 3।
और ये ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ए सी डी इनमें बराबर है, आंसर हो जाएगा सेकंड। 82 का आंसर हो गया सेकंड। 83 नंबर, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड के साथ मैच करना है। 16 ग्राम CH4 है तो इसका 1 मोल हो गया सबसे पहले। कहीं पे 1 मोल दे रखा है क्या? नहीं। 1 मोल का वेट 22.4 लीटर, क्या वेट 22.4 लीटर दे रखा है क्या? नहीं, ये भी गया। तो एक तो दे रखा है 16 ग्राम CH4, एक के सामने फर्स्ट है तो वेट 28 ग्राम होना ही नहीं है, 16 से 28, तो मेरे को आगे चेक ही नहीं करना चाहिए, ये ऑप्शन हट गया, कैंसिल आउट हो गया। कुल मिला के बात ये, तो इसका मतलब ए का आंसर सेकंड आएगा। इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे को पता ही नहीं करना है, ऐसे नहीं वहां पता किए जा रहे हो, ये ऑप्शन हट गया। अब मेरे को गेम खेलना चाहिए सी के साथ, क्यों सी में देखो 1 4 3 है, इसको चेक किया तो फिर आगे और चेक करना पड़ेगा, तो सी को चेक करता हूं। 1 मोल N2 है, 1 मोल N2 का वेट अगर मैं बात करूं तो 28 ग्राम होगा, 1 मोल है तो 22.4 लीटर होगा। तो सुनो, 1 मोल N2 का आंसर क्या फर्स्ट हो सकता है? मैं कहा हाँ हो सकता है। क्या फोर्थ हो सकता है? नहीं। क्या थर्ड हो सकता है? वेट तो दे ही रखा है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा फर्स्ट, तो सी का आंसर हो जाना चाहिए फर्स्ट, इसका मतलब आपका आंसर हो गया सेकंड, फर्स्ट आंसर हो गया। ऐसे चेक करते हैं, बात आ गई समझ में? ओके। 84, combustion of glucose produce CO2 and water, the amount of oxygen in gram required for the complete combustion of 900 gram of the glucose is। सुनिएगा, ये ग्लूकोज है, कंबशन करो। अगला कह रहा है CO2 और H2O बनाना है, ये लो बना दिया, 6 CO2 आएगा। यहां तक बात सबकी समझ में आ गई? कोई डाउट है तो बोलो। नहीं? ओके। 6 12 18, 12 और 6 18, ठीक। 900 ग्राम ग्लूकोज का कंबशन कराना है, इसके 1 मोल के लिए इसका 6 मोल, 900 ग्राम ग्लूकोज का मतलब समझते हो 180 से डिवाइड लगाओ 5 मोल, तो इसका मतलब इसका 30 मोल। क्या पूछ रहा है? ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है, 30 मल्टीप्लाई बाई 32, 960 ग्राम। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके। 85, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, ठीक है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। S8 solid undergo disproportionation under alkaline condition to form sulfide and thiosulfate, बिल्कुल सही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 -2 और यहां पे आएगा प्लस का 2, पहला स्टेटमेंट सही है, ट्रू है। बेसिक मीडियम में ये होता है, ठीक है। परक्लोरेट कैन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अंडर एसिडिक कंडीशन, गलत है। परक्लोरेट में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +7, हाईएस्ट है तो ऊपर नहीं जा सकता ना, जबकि डिस्प्रोपोर्शनेशन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो, तो ये गलत है, फॉल्स है। पहला ट्रू, सेकंड फॉल्स। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। 85 का फर्स्ट आंसर हो गया। 86 नंबर, थायोसल्फेट रिएक्ट डिफरेंटली विथ आयोडीन एंड ब्रोमीन इन द रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है, 2 रिएक्शन दे रखा है। ये कह रहा है which of the following statement justify the above dual behavior of thiosulfate? bromine undergoes oxidation and iodine undergoes reduction। बात सुनिएगा, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब ये रिड्यूस हुआ, ब्रोमीन का भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इसका मतलब रिड्यूस, दोनों रिड्यूस हुए, इसका मतलब गलत। ब्रोमीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडेंट देन आयोडीन। अब यहां पे देखिएगा, अब आप यहां से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उठा सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग से उठा सकते हो, पी ब्लॉक से उठा सकते हो, कहीं से भी ये सवाल हो सकता है। आपको पता है F2 सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, फिर Cl2, फिर Br2, फिर I2, इसका मतलब ब्रोमीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर ब्रोमीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ओके। 87 नंबर, गिवन है, दिया गया है, 2 रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आपको हीट ऑफ फॉर्मेशन पूछा है। सी ग्रेफाइट एटीटीज है, इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 को आपको एटीटीज रखना है, ठीक है। सीओ इधर चाहिए, सीओ इधर आएगा, माइनस करना पड़ेगा, किससे मल्टीप्लाई? 2 CO है, हाफ चाहिए तो 1/2, तो 2 में कितना है? माइनस का y, माइनस 1 का कितना है? माइनस का x, 1/2 से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस x माइनस 2y अपॉन में 2, x माइनस 2y डिवाइड बाई 2, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 87 का आंसर है थर्ड। ओके है। 88 नंबर देखिएगा, फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथीन the amount of heat produced as measured in bomb calorimeter is 1406 kilojoule per mole at 300 Kelvin.
द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम। बहुत अच्छा सवाल है ये, 88 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। बोम कैलोरीमीटर में ऊष्मा माप लिया आपने, साम्य अवस्था पर पहुंचने हेतु टी डेल्टा एस की न्यूनतम मात्रा। आपको पता है जब इक्विलिब्रियम होता है तो डेल्टा एच टी डेल्टा एस के बराबर होता है, तो टी डेल्टा एस की मिनिमम वैल्यू डेल्टा एच के बराबर ही तो होगी। तो इसका मतलब मेरे को डेल्टा एच ही तो पूछ रहा है। दो सवाल घुमाने के तरीके देखो, इसका मतलब पूछ रहा है क्या है, डेल्टा एच ही तो पूछा है आपसे, डेल्टा एच पूछ लेंगे। बोम कैलोरीमीटर में आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा यू का मेजरमेंट होता है, इसका मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा यू जो है ना वो माइनस का 1406 किलो जूल है। कंबशन से तो हीट रिलीज हुई ना, ये देखो। अब सुनो, डेल्टा एच पता करूंगा तो डेल्टा यू प्लस किलो जूल में डेल्टा एनजी, प्रोडक्ट की साइड में 2 मोल, इधर 4 मोल, माइनस का 2 किलो जूल में 25/3, टेम्परेचर 300 किलो जूल, 10 की पावर माइनस का 3, 100, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करो 5, ये लो किलो जूल में। 4th इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 89, 2 रिएक्शन आर गिवन बिलो, देन एंथैल्पी चेंज द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम का सेम है, 3 कार्बन है, 1 कार्बन है, 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आपको चाहिए 2Fe इधर है, 2Fe इधर लेके आना है, तो रिएक्शन उल्टा करूंगा तो माइनस का 822 माइनस करके ये लो 492 प्लस का सेकेंड आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 90 नंबर, कंबशन ऑफ 1 मोल बेंजीन इज एक्सप्रेस्ड एट, ये यहां पे लिक्विड है ना, H2O लिक्विड। The standard enthalpy of combustion of 2 mole of benzene is minus x kilojoule. X is the, अब सुनिएगा, आपको करना क्या है यहां पे, आपको यहां पे ये करना है, x की वैल्यू पूछिए 2 मोल के कंबशन की। तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले यहां 2 मोल लिख देता हूं, यहां 2 लिखूंगा तो यहां 15 हो जाएगा, यहां 12 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा। इस रिएक्शन की सारे फॉर्मेशन के डेटा गिवन, ये लो P माइनस R लगाऊंगा, 12 मोल CO2, ये लो C ग्रेफाइट प्लस O2 CO2, 6 मोल H2O, माइनस ये देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दे रखा है 48, 2 मोल है, ये लो सारे डेटा माइनस में आएंगे, ठीक है। आपको एक रफली आइडिया लेना है, कितना, ये 400 है तो 12 इंटू 400, देखो 2 ऑप्शन प्लस में 2 ऑप्शन माइनस में, डबल डिजिट और दिख रहा है, तो 12 इंटू 400 कितना हो गया 4800, 4800 और ये हो गया 1800, 48 प्लस 18 कितने हो गए ऑलमोस्ट डबल 600 का डिजिट दिखना चाहिए आपको, ये दिख रहा है, तो इसका मतलब ये आंसर आएगा माइनस में 6535, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स, इट इज इक्वल टू माइनस एक्स। मेरे से वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स की, तो एक्स की वैल्यू पूछी तो इसका मतलब एक्स तो ये है ना 6535, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ये लीजिए, सवाल समझ में आया, ठीक है। 2 मोल के लिए पूछा है, मेरे से एक्स की वैल्यू पूछा है, न कि हीट पूछा गया है, तो इसका आंसर ये हो गया। पेपर का सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, जो सवाल आपसे नहीं बने थे उनके आपने सॉल्यूशन देख लिए, एग्जाम में कैसे टैकल करना होता है ये मैंने आपको समझा दिया। ऑलमोस्ट हमने वेटेज और क्वेश्चन का पैटर्न वही रखने की ट्राई की है जो एग्जाम में आता है। ओके, यहां तक करिएगा, नेक्स्ट पेपर में और मिलेंगे आपसे। ओके, थैंक यू।